गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबकी ख़त्म होती है तलाश और मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ तलाश। मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी है और मैं आप सबकी शालिमा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का अपडेट 6 बजे लाइव या 7 बजे, कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं कि कितने बजे टाइम लाइव आते हैं। कुछ बातें शातें करते हैं यार, कुछ काफ़ी लंबा वक्त हो गया। तो जो लोग मेरे लाइव को ज्वाइन करें और जाएं और अपने क्वेश्चंस, अपने दिमाग के थॉट्स पूछें कि क्या हुआ है और क्या बात है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो होंगे यार कि नहीं है, ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं और मैं आप सबको बिना देर किए, बिना इंतज़ार कराए आप सबको स्टोरी की तरफ ले चलती हूँ। स्टोरी सुनने के लिए आप सबको दिल, जान, गुर्दा, लिवर सब निकाल के रखना नहीं पड़ेगा, सुनना पड़ेगा दिल को लगा के सीने से। और बिना लगाए सुनिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको तलाश। किसकी है तलाश, किसको? एक स्टोरी जो मेरी ज़ुबानी है और मैं आप सबको सुनाते सुनाते ना कुछ दिल के दर्द और कुछ दिल के ख्याल आप सब तक अपने मन की बातें पहुंचाती रहती हूँ। आप भी अपने मन की बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चले आगे बढ़ें, चलिए बताते हैं। मैं प्रीवियस पार्ट नहीं दूंगी, जाके पीछे सुन लेना। तलाश स्टोरी मैंने अभी भी स्टार्ट की है, ये 3rd पार्ट है। तो चलिए बताते हैं आगे क्या हुआ। जो गीत होती है, मंडप में आप बैठी होती है, रॉबिन भी बैठा होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं पंडित जी। और पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे होते तो रॉबिन को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होता है। वो शादी, वो सारे रस्में, वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसकी शादी ना बड़ा झटपट सी हो रही होती है ना, कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के या टाइम लेके, या जो रीति रिवाज रस्में होती हैं उस तरीके से नहीं होती है, झटपट हो रही होती है। इधर जैस जो होते हैं वो आके सामने खड़े होते हैं और इधर वो बस एकटक गीत को देखे जा रहे होते हैं। गीत उनको देख ही नहीं रही होती है। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी सामने होते हैं, खड़े होते हैं और शादी हो रही होती है। शादी में सब शामिल तो होते हैं, पर कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, कोई कह रहा होता है कि कैसे लोग हैं, बेटे को अभी 6 महीने हुए नहीं गुजरे हुए और शादी कराने लगी अपने बहू का। बहू इतनी बोझ बनी हुई थी क्या? इधर रॉबिन जो होता है ना, उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही खिचड़ी पक रही होती है। मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि फेरे का वक्त हो गया है, आप फेरे ले लीजिए। फेरे होते हैं, फेरे के बाद फिर बैठाया जाता है कि आप बैठिए और वचन लीजिए। वचन दिए जाते हैं, वचन भी हो जाता है। और जो अब बारी आती है, मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को फास्ट एंड फॉरवर्ड में सुना रही हूँ कि ज़्यादा बोर ना हो, ज़्यादा आप सबको बुरा ना लगे, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा सब्र रख लें, स्टोरी है आगे है। तो गीत चुपचाप ये सारी चीज़ें रस्में निभा रही होती है। फिर उसके बाद जब बारी आती है मंगलसूत्र बांधने की, तो वो रॉबिन कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। व्हाट? सब चौंक जाते हैं। उसके पिताजी, जो रॉबिन के पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि क्या बक रहे हो तुम? तो जी पिताजी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता कि भाभी भी ये शादी करना चाहती हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था रॉबिन कि तुम्हें शादी करनी है तो हाँ कहना, ना कहने का मैंने ऑप्शन दिया था तुम्हें, बट अभी तुम इतने सारे मेहमान आ गए हैं, सब तैयारियां हो चुकी हैं और फिर ऐसे कर रहे हो तो ये तो हमारी बेइज्जती होगी ना, बदनामी होगी।
तो कहते कि मैं 2 बच्चों की माँ से मैं शादी नहीं कर सकता, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी एक अपनी फैमिली हो, ना कि मैं किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का बलि चढ़ा दूँ। मेरी ज़िंदगी अभी तो स्टार्ट हुई है। पापा मैं क्यों ये भाभी से शादी करके क्यों मैं ये सारी ज़िम्मेदारियाँ क्यों उठाऊँ? अब थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जो रॉबिन के कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो जब उसकी शादी पक्की हुई होती है तो सबको पता चलता है कि रॉबिन की शादी हो रही है उसकी भाभी से। उसके फ्रेंड जो होते हैं ना उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे वाह रॉबिन, मतलब तेरा घर का ही हो गया, अब तू तो बाहर कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ, और ऊपर से तुझे तो 2 बच्चे फ्री में मिल रहे हैं यार, तुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तेरी तो मौज है। उसके इस तरह से मजाक उड़ाए रहते हैं और रॉबिन को वो बात ना दिमाग में चुभ रही होती है। वो हाँ तो बोल दिया होता, अब ना भी नहीं बोल पा रहा होता है, मगर उसको लास्ट लास्ट में ये लगता है कि अभी नहीं बोला तो कभी नहीं, अभी नहीं बोला तो कभी नहीं। अगर अभी शादी हो जाती है तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा किसी से कुछ कहने का। अब वो सोच में पड़ता है कि मैं अगर शादी कर लेता हूँ तो शादी के बाद क्या, मैं तो तब तो कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। वो अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। अब इस सोच के साथ वो उसके दिल और उसके दिमाग में जो लड़ाई चल रही होती है, जो जंग लड़ रहा होता है खुद से, वह अचानक से उसके दिमाग में जो बातें होती हैं वो बाहर आ ही जाती हैं। जब उसके पिताजी कहते हैं कि तुम ऐसे बोलोगे तो ये चीज़ सही नहीं लग रही है रॉबिन। तो कहती कि डैड नहीं कर सकता मैं पिताजी, मैं भाभी से शादी नहीं कर सकता और मैं मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हें जिम्मेदारियां नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? और तुमसे पूछने के बाद तुम अब बोल रहे हो अभी इससे शादी कौन करेगा? हाँ, तो तुम्हारी मर्जी तो आई तो तुमने मना कर दिया। हाँ, इस बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना कि एक पति की डेथ हो गई, दूसरे से शादी तय हुई तो उसने छोड़ दिया मंडप में। तो इस पे गीत जवाब देती कि पिताजी रहन दीजिए। तो कहते कि तुम चुप रहो बहू, तुम्हें अभी बोलने की जरूरत नहीं है। रॉबिन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमको मैंने अपने जान से ज्यादा तुम्हें प्यार किया, तुम पे इतना ज्यादा नाज था मुझे, तुम आज ये बात मुझे बोल रहे हो? नहीं पापा, मैं उस बात के लिए क्या मैं अपनी जिंदगी का गला घोट दूं? अब ये तो बताओ कि मैं भाभी से शादी करके उनकी जिम्मेदारियों को, भैया की जिम्मेदारियों को मैं क्यों उठाऊं? तो ऐसा विजय, जो विजय है वो, उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं माया और रॉबिन का जिम्मेदारी क्यों उठाऊं, तुम्हारे तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्यों उठाए? उसने उस जब तक जिंदा था तब तक तो कहा नहीं। तो कहते कि पिताजी मैं उसके लिए ये करूं, मुझे नहीं करनी। वो अपना सहरा फेंकते हुए वहां से चला जाता है। तो उसी दौरान जो हमारे जैस होते हैं कहते कि अंकल डोंट वरी, मैं शादी करूंगा गीत से। क्या तुम? हाँ मैं करूंगा। जो जैस के माता पिता होते हैं वो देखने लगते हैं जैस की तरफ और कहते हैं कि क्या तुम शादी करोगे? और तुम तो इस मुझे समझ नहीं आया, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें शादी नहीं करनी और अचानक से। तो पिताजी, मैंने ही गीत की ज़िंदगी बर्बाद की है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी ज़िंदगी में खुशी हंसी बनी रहे। तो मैं ऐसे उसको इस तरह से इस भरे मंडप में, भरे समाज में उसको ऐसे बेइज्जत होने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो जाता है उसकी जगह पे वो बैठ जाता है। नॉर्मली वो कोट पैंट पहना हुआ होता है और वो जाता है बैठता है। शादी होती है, सारी रस्में होती हैं, फिर से फेरे होते हैं, फिर से वचन होते हैं, फिर से मतलब ये सारी विधियां होती हैं और सारी विधियां होने के बाद शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो जो
हमारे जैस होते हैं, वो उठ के अब जाते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, अपने पैर छूते हैं और कहते हैं कि माँ आप खुश तो है ना मेरे इस डिसीजन से। तो कहती हैं कि बेटा तुमको जो सही लगे तुम वो करो, मुझे तुम्हारे किसी भी डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं कि धन्यवाद माँ, जैस बोलते हैं और मेरे डैड का पैर छूते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। और गीत जो होते हैं ना, बार बार गीत की तरफ वो नजरे उम्मीद से देख रहे होते हैं, मगर गीत जो होती है वो उनको नजरें उठा के भी नहीं देख रही होती है। गीत के दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता है। और विदाई होती है। अब जो बेटी, जो बहू थी, जिसको बहू बना के ही अपने घर में रखना चाहते थे, अब वो तो हो ना पाया। अब जो हमारी गीत होती हैं वो अपने बच्चों को लेती हैं। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि गीत बच्चों को यहीं रहने दो बेटा, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हो, तो वहाँ पे बच्चे तुम्हारे साथ शायद तुम्हारे ससुराल वालों को सही ना लगे, मगर तुम चाहो तो बच्चे यहीं छोड़ दो। और तुम तो कहती हैं कि पिताजी जब आपको बोलने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है तो सोचिए मैं अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को यहाँ छोड़ दूंगी तो मुझे कैसा लगेगा। उनको क्या लगेगा कि मेरी माँ ने शादी किया, इस वजह से हम दोनों को यहाँ छोड़ दिया, मैं उनको लेके जाऊंगी। तो नहीं बेटा तुम ऐसे नहीं ले जा सकती। वो जो बातें हो रही होती हैं उसमें रॉबिन आता है, सॉरी उसमें जैस आता है और जैस आगे बोलता है कि अंकल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर गीत अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले चल सकती हो बच्चों को। तो विदाइयाँ होती हैं, रोने और दर्द होता है गीत को, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, कुछ कह नहीं पा रही होती है, उसके दिल का हाल कोई समझ नहीं पा रहा होता है। वो जिंदगी में ना झटके पे झटके उसको लगे जा रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो था उसकी जिंदगी चल रही थी जैसे तैसे करके, मगर अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके भाई से ही उसकी शादी तय हो गई, फिर उसके भाई ने मना कर दिया और किसी और से शादी हो गई। ये एक ही दिन में इतनी मतलब एक टाइम में इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो चुकी होती हैं तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कैसे रिएक्ट कैसे करे, क्या कहे और कैसे कहे। वो तो बस इस उम्मीद में चल रही होती है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी ऊपर नीचे हुआ है वो ठीक हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। अब वो कैसे सही होगा अब पता नहीं। ज़िंदगी ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ज़िंदगी का ठिकाना और ठिकाने को बताना पता नहीं कब सब सही होगा। खैर जब इन सब की विदाई हो जाती, इन सब की कह रही हूँ, रॉबिन जो होता है वो जा चुका होता है। इनके पिताजी काफ़ी नर्वस हो चुके होते हैं। इधर जैस के माता पिता घर पहुंच चुके होते, तैयारियां हो चुकी होती है बहू के स्वागत के लिए, और उनके चाचा चाची जो कजन्स होते हैं वो सब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। अब बारी होती है गीत की एंट्री की। जब ये दोनों साथ में जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहा होता है जैस, तो कहता है कि माँ गीत, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, मगर उम्मीद है कि आप हमारे घर में आपको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर तकलीफ़ होगी तो आप मुझे बेझिझक कह सकती हैं। तो वो गीत जो होती है मुँह में सिर्फ सर हिलाती है, कुछ कहती नहीं है, कुछ बताती नहीं है।
उसके बच्चे जो होते हैं पीछे वाले सीट पे बैठे होते हैं, तो वो पूछते हैं गीत से कि माँ पापा कब आएंगे। तो जब ये सवाल पूछते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाती है, कहती बेटा आएंगे, आएंगे। और एक ये ऐसी शादी होती है ना कि इसमें मतलब होता है ना कि डर और जिम्मेदारी दोनों होती है। डर इस बात का कि एक नए इंसान के साथ एडजस्ट कैसे करूँगी, और जिम्मेदारी 2 बच्चे हैं, बाकी फैमिली है, पता नहीं क्या कैसे होगा। जब वो जाती है तो बच्चे अभी उस गाड़ी में बैठे रहते हैं, और वो जो जैस की माँ होती हैं, मतलब गीत की जो सास होती हैं, दूसरी जो सास बनी होती हैं, जैस की मॉम जो होती है, वो आरती वगैरह करती हैं, कलश रखती हैं, कहती हैं बहू दाहिने पैर से इसको अंदर रखते हुए आओ, और वो आरती जब कर लेती हैं तो कलश जो रखी होती है वो दाहिने पैर से गिराते हुए अंदर आती है। जब अंदर आती हैं तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं लव वेलकम के लिए। तो उनकी जो सास होती हैं वो कहती हैं कि ये चाचा जी हैं तुम्हारे, ये चाची हैं, और ये तुम्हारी ननंद है, ये दूसरी है, और ये जो पुनीत है मतलब कि तुम्हारे देवर, और ये तुम्हारे जेठ है। ये इनका नाम जेठ है, तुम बस ले नहीं सकती, पुनीत का नाम ले सकती हो और अपने दोनों नंदों का नाम ले सकती हो, मगर अपने जेठ का नाम नहीं ले सकती। कहती हैं कि ठीक है, उनका नाम अक्षय होता है। तो कहती हैं कि वैसे मैं नाम बता देती हूँ, अक्षय। और चाचा चाची से मिल ली, और मुझसे तो मिल ली, पापा को जानती ही हो, और किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते कि जी, और तब तक वो सब लोग खुश होके आते हैं, कहते हैं कि भाभी आप सबको पता ही होगा कि हम लोग, हमारी बहुत बड़ी फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली है, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। वो सब डरा रहे होते हैं गीत को। तो पीछे से जैस आता है और उन दोनों के सर पे टपरी देते हुए कहता कि तुम दोनों डरा क्यों रही हो, और ये फालतू की बकवास बातें मत करो, ठीक है। अरे अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो, आपको तो कहीं नहीं जाना है, आप इधर ही रुको, भाभी को हम ले जा रहे हैं। बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो शांति रख लो, थोड़ा शांति, अभी वक्त है। तो कहते कि जैस कहते कि हाँ हाँ मुझे पता है कि वक्त है, तुम दोनों एक काम कर लो, जो बच्चों का कमरा उनको दिखा दो, उनके कमरे में उनको उनके सामान के साथ उनको शिफ्ट कराओ। तो कहते कि ठीक है भैया, और गीत को कहता है जैस की गीत आप मेरे साथ आइए। तो मतलब ऐसा कुछ माहौल नहीं होता ना शादी वाला उसके घर में, उसका शादी तो मतलब सडन सडन पे हो चुकी होती है, वो ना सोचा होता है ना समझा होता है, बस मतलब जोश जोश में आके उसने गीत से शादी कर ली होती है। मगर शादी करने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैस बहुत अच्छे से निभा रहा होता है, ना कि होता है कि उसने शादी कर ली अपना फ़र्ज़ निभा लिया, ऐसा कुछ नहीं। वो गीत को लेके जाता है, गीत जो होती है अपने रूम के अंदर लेके जाता है कि ये मेरा रूम है, मतलब आई मीन हमारा रूम है आज से, और अपना वार्डरोब खोलता है, वो एक साइड का वार्डरोब खाली कर देता है और कहता है कि तुम इधर अपना सामान रख सकती हो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो नीचे से आवाज़ दे लेना, कोई आ जाएगा। और उम्मीद है तुम्हें मेरा घर पसंद आया होगा। और ये कह के वहाँ से जैस चला जाता है। गीत जो होती है वो रोने लगती है, अपनी आँखों को भिगोने लगती है। उसकी आँखों में जो नरमी होती है, जो दर्द होता है, वो किसी से कह नहीं पाती है। वो जब रो रही होती है, उसके आँखों के आँसू उसके दर्द को बता रहे होते हैं।
कि मैं कहाँ से आ गई, मेरी जिंदगी कैसी थी, कैसी हो गई। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा पहचान अचानक से सब कुछ बदल गया। मेरे बच्चे। फिर वो अपने आंसू को पोंछते हुए दरवाजे पर नॉक होता है, दरवाजे को जब फिर से जाके खोलती है तो दरवाजे पे उनकी सासू थी। कहते कि आंटी आप, तो कहती आंटी नहीं, तुम्हारी सासू मैं, और अब तुम मुझे माँ बोल सकती हो। तो कहते कि जी माँ। आप यहाँ, तो कहते कि बहू आप, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, और कपड़े चेंज करके तुम्हें जो हल्के कपड़े लगे तुम वो पहन लो और नीचे आ जाओ, रस्म करनी है। तो कहती ठीक है। जो गीत होती है वो जो लहंगा पहनी होती है वो चेंज करती हैं। वो एक प्लेन सी हल्की सी साड़ी पहनती है, ब्लू कलर में जो रहता है, डार्क ब्लू रहता है। उस साड़ी को पहनती है, बालों को एक साइड से खोल के रखती है, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी सब कुछ लगाई होती है, पैरों में पायल होता है, हाथ में चूड़ा होता है। वो दरवाज़ा फिर खोलती है और बाहर की तरफ आती है। जब वो बाहर की तरफ आ रही होती है तो उसके भागते हुए जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। उसकी लड़की और बेटा दोनों भागते होते हैं। कहती है माँ आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते कि बेटा मैं अभी आती हूँ, आप दोनों कुछ खाए? तो क्या है कि हाँ, वो जो दीदी लोग थी ना, उन लोगों ने ना हमें बहुत कुछ खिलाया और हमारा सामान भी रख दिया, चलो हम अपना कमरा दिखाते हैं। तो कहती है ठीक है, बट बेटा आप दोनों अभी जाओ अपने कमरे में, मैं अभी थोड़ी देर से आती हूँ, मम्मा को थोड़ा काम है ना। तो कहते ठीक है मम्मा, आप अपना काम कर लो फिर बाद में आ जाना। तो कहती कि ठीक है। वो नीचे जाती हैं, अपने बच्चों को उनके कमरे में भेज के वो नीचे जाती हैं, देखती हैं नीचे सब लोग बैठे होते हैं। तो उनकी जो मॉम होती है कहती बेटा सर पे पल्लू रख लो और आ जाओ। तो वहाँ पे बड़ा सा एक बाउल होता है, मतलब बड़ा सा वो रखा हुआ था, कुछ बाउल टाइप का रखा होता है, तो उसमें फूल्स और पानी, दूध मिला के मिक्स करके रखा हुआ होता है। इधर जैज़ बैठा होता है और दूसरी तरफ गीत को बैठाया जाता है। जब कहती है कि देखो बेटा, जो ये अंगूठी पहले निकालेगा राज घर पे उसी का चलेगा। तो मैं ये दोनों की आंखें बंद होनी चाहिए और मैं ये टिप करूँगी, जो पहले निकालेगा वो विनर हो। तो उधर से एक होता है ना एक टोन टाइप का, जो उसकी देवरानी होती हैं, वो बोलती हैं कि बहू को बताने की ज़रूरत ही क्या, उसकी तो एक बार शादी हो चुकी है। तो बहू जब ऐसे, जब जैस की माँ सुनती हैं तो कहती हैं कि क्या बोल रही हो तुम? हाँ चुटकी, तुम्हें ऐसे बोल, खैर छोड़ो, मूड नहीं खराब करना। बहू को पता है मगर मेरे बेटे को नहीं पता है, मैं इसलिए बता रही। अब वो उसमें डिप करती हैं, डिप करके वो कहती है चलो 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 तुम दोनों ढूंढो। अब इधर जैज़ भी हाथ उसमें बाउल में और इधर गीत भी, दोनों ढूंढ रहे होते हैं। दोनों के हाथ बार बार पानी में टच हो रहे होते हैं और वो टच दोनों ही अपने हाथों को खींच ले रहे होते हैं। और गीत जो होती है वो ये सोच रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई है। मगर वो जो रस्में होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं उनको तो निभानी पड़ेंगी, इस वजह से वो सारी चीज़ें कर रही होती हैं। अब एक नई ज़िंदगी उनकी स्टार्ट हुई होती है। उनकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए होते हैं गीत के, वो एक नॉर्मल लाइफ में होना लाजमी है, या होता भी है। देखा जाए तो बहुत से
रास्ते में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें बहुत चीज़ें बिना सोचे करनी पड़ती हैं, बिना जाने करनी पड़ती हैं। गीत के साथ भी वही हो रहा होता है। ये ढूँढते-ढूँढते उसमें जैस को अंगूठी मिल जाती है। वो अंगूठी मिलती है तो वो अंगूठी वो पानी में ही गीत को पकड़ा देता है और गीत को वो अंगूठी दे देता है। तो गीत समझ जाती है जैस ने उसको अंगूठी दी है। गीत जो अंगूठी बाहर निकालती है तो जो जैस की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि क्या बेटा यार मेरा नाक कटा दिया, पर ठीक है बहू भी जीती तो मुझे खुशी है। फिर एक बार फिर ये 3 राउंड में होगा। तो अभी 1 राउंड हुआ है, दूसरा तीसरा बाकी है। अभी अभी जीत सकते हैं बेटा, थोड़ी तो इज्जत रख ले मेरी। तो फिर पानी में डाला जाता है, इन दोनों की आंखें बंद होती हैं। फिर ढूंढा जाता है, फिर गीत को नहीं मिलती है। फिर इस बार भी जैस को मिल जाती है। जैस को जब वो अंगूठी मिलती है फिर से वो गीत को पकड़ा देता है पानी में ही। तो इधर जो उसकी ननद होती है गीत की, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ने चीटिंग की है, भाभी भाभी को नहीं भाई को रिंग मिली थी, देखो पानी में गड़बड़ हो रहा है। तो गीत जैस बोलता है कि तूने देखा पागल, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है, मुझे कहाँ मिला देख। वो हाथ जब निकालता तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता और गीत के हाथ में अंगूठी होती है। तो कहते कि अरे यार अब तो हमारी बहू रानी के ही राज चलेंगे। और मुझे तो लगा कि मेरे बेटे का राज चलेगा, मगर ठीक है। थोड़ी सी उसकी माँ सैड मुंह बनाते हुए कहती कि कोई ना माँ, गीत का राज चलेगा तो हम दोनों खुश रहेंगे। कहते हैं ना कि घर में बहू और माँ का राज हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। तो कहते कि हाँ ये तो बात तुमने सही कही है। फिर तीसरा राउंड होता है, तीसरे राउंड में भी वो गीत ही जीतती है। इस बार गीत तो अंगूठी मिल जाती है तो वो तीसरे बार में भी वो ही जीतती है। फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो धीरे धीरे वक्त ऐसे गुजर रहा होता है, सारे काम इधर उधर हो रहे होते हैं। और जो रॉबिन और उसकी फैमिली का, विजय की जो फैमिली का मैटर होता है वो वहीं पे क्लोज हो जाता है। वहाँ से कभी भी अब इन्वॉल्व आगे के एपिसोड में हो सकते हैं, मगर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अब गीत के लाइफ में नहीं होते हैं। अब बारी आती है कि आगे का सीन क्या है। धीरे धीरे समय बीता, शाम ढली, रात हुई और सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं, क्योंकि सबको पता नहीं होता है। सब शादी में तो जैस के आए नहीं होते हैं, तो जो लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने कमरे में जा चुके होते हैं। और अब बारी होती है, जैस जो होता है अपने हॉल में सोफे पे बैठ के वो काम कर रहा होता है। काम करते करते वो जब मतलब अब टाइम हो चुका होता है, 12 समथिंग हो चुका होता है, वो उठता है और अपने कमरे में जाता है। तो उनकी दोनों बहनें जो होती हैं वो पहले से ही उसके दरवाजे पे खड़ी मिलती हैं। कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो कहते हैं दोनों कि भाई अब आपकी शादी हो गई है। तो जब शादी की पहली रात होती है ना, तो जब शादी की पहली रात होती है तो रूम में एंट्री लेनी है तो बहनों को घूस देना पड़ता है। तो कहते हैं कि अच्छा घूस देना पड़ता है, ओके। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। वो अपना दोनों जेब ऐसे निकाल के दिखा देता है। जो उसने जो कुर्ता पहना होता है वो प्लेन कुर्ता होता है, तो बांग्ला कुर्ता जो कहते हैं उसके साथ उसने वेयर किया होता है जीन्स। तो कहते कि कुछ नहीं है मेरे पास अभी तो फ़िलहाल। तो कहती कि भाई प्लीज़ आप ऐसा मत करो ना। तो वो कहते कि हाँ सच बोल रही हूँ और सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मेरे पास है ही नहीं, तुम दोनों में दूँ क्या मैं? तो ऐसा नहीं होगा, आप अगर नहीं दोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ठीक है मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊँगा। तो कहती कितने ख़राब हो ना आप। तो कहती है कि
हाँ मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, अब मैं जा रहा। तो वो जाने लगते हैं, तो तब तक उधर से गीत जो होती है वो अपने बच्चों के रूम से आ रही होती है। तो उनको लगा होता है ना ये गीत अंदर है, उसकी बहनों को। और जब गीत उधर से आते हुए दिखती है तो कहती है भाभी आप रूम में नहीं थी? तो कहती नहीं मैं बच्चों के रूम में थी, क्योंकि बच्चों को मेरे बिना नींद नहीं आती ना, तो इसलिए। दोनों एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं, फिर अपनी नज़र हटा के और कहती कि पर आप दोनों लोग यहाँ पे, तो कहती हैं कि भाभी वो आज आपकी फर्स्ट नाइट है ना? फिर से एक बार वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ये जैस कहता है कि तुम दोनों एक काम करो, मैं तुमको, तुम रूम के दरवाजे से हटो, मैं तुमको चेक देता हूँ। तो कहते नहीं हम लोग को चेक नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए, कैश। तो तब तक उसका जो भाई होता है, जो पुनीत होता है, वो आता है। कहता है कि जैस भाई आपके पास नहीं होगा, ये लो दे दो इन दोनों चुड़ैलों को, वरना ये भूत की तरह यहीं पे खड़ी रहेंगी। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ पुनीत। और एक जो भैया तुम ऐसे बोलोगे तो ठीक है तुम्हारी शादी में तो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे तुम्हारे फर्स्ट नाइट पर। तो कहते हैं कि तुम दोनों चुड़ैलों को मैं अपने फर्स्ट नाइट पे आने ही नहीं दूंगा। वो ऐसा बोलता है और दोनों मारामारी करते हुए भागते हैं। तो गीत को जैसे बोलता है चलो अंदर। गीत जो होती है थोड़ा सा नर्वस होती है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए शांति से खड़ी होती है और खड़ी होती है तो वो कुछ बोल नहीं रही होती है। और उसके ना बोलने के कारण भी बहुत सारे होते हैं। एक तो उसने विजय का एक्सीडेंट किया होता है, फिर उससे शादी भी कर ली होती है उससे बिना उसकी मर्जी के, बिना जाने समझे। जो जैस होता है ना वो अम, वो भी नर्वस होता है। तो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और रूम के अंदर जाते से जैस जो होता है वो दरवाज़ा जो होता है कुंडे लगाता है और फिर जाके वो अपना लैपटॉप रखता है और बेड साइड लेट जाता है। फिर कहते कि राइट या लेफ्ट? जैस पूछता है गीत को, तो कहती कि लेफ्ट। तो कहते कि ठीक है सो जाओ, आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है तो इस वजह से। तो कहाँ? गीत बोलती है बेड पे। सॉरी मतलब एक बेड शेयर कर सकते हैं, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उधर सोफे पे सो जाता हूँ। तो कहती है कि नहीं ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। तो कहता है ठीक है। वो जैसे जाती है चेंज करने के लिए, वो एक सूट वेयर करके आती है, नाइट सूट वेयर करके आती है और आती है, देखती है तो जैस सो चुका होता है। और जब वो सो चुका होता है थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है कि हाँ कोई ना, अभी सब ठीक है, अभी सब ठीक है, ये सोच के अब वो लेट जाती है। जब लेटती है तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं उसकी लाइफ में, अब कैसे एडजस्ट करेगी, क्या करेगी, किस तरह से करेगी। अब तो उसको सब कुछ समझना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैज़ जो होता है कि उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता है। वो दोनों जब लेटते हैं तो जैज़ सो चुका होता है और सोते सोते जो होता है वो गीत के पास आ चुका होता है और गीत के पास आ चुका होता है और गीत के ऊपर उसका पैर और एक तरफ से हाथ, मतलब जैसे हग किया हुआ,
और उसके एकदम कानों के पास आके वो सो रहा होता है। गीत भी सो चुकी होती है, उसको भी पता नहीं होता है कि मतलब जैज़ ऐसे उसको पकड़ के सो रहा है। उसको ये लगता है तब विजय ऐसा वाला फ़ील रहता है। जब वो दोनों की नज़रें एक ही टाइम पे खुलती हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे इन दोनों के बीच क्या होगा और कैसी स्टोरी रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर।